चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, यानी जितने भी आसपास हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो और जो उनकी पॉपुलेशन है पूरी मिलाकर उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। यानी जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्स है, यानी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी डिफ़िकल्ट। We can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organization। यानी कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग लेवल्स पे समझ सकते हैं। कैसे? यानी सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उससे सेल्स बनते हैं हमारे, फिर सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर हम सब ऑर्गेनिज्म के मिला के हम पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़ बनती हैं। ऐसे करते करते इकोसिस्टम और बायोम्स बन जाता है। यानी सबसे नीचे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत अलग अलग लेवल्स हमारे होते हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग। यानी हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कोई चिड़िया है जो सुबह गाना गाती है, तो हम दो टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि एक ये गाना कैसे गा रही है, दूसरा ये गाना क्यों गा रही है। ठीक, तो जो हाउ टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे गा रही है, वो हमें मैकेनिज्म पता करने के लिए करता है कि हमें उसका मैकेनिज्म पता चले कि गाना कैसे गा पा रही है। और जो वाई टाइप का है वो प्रोसेस की सिग्निफिकेंस, कि इसको क्यों गाना पड़ा। You have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical abiotic environment। यानी इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट एबायोटिक जो भी होते हैं उनसे किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। इकोलॉजी is basically concerned with 4 levels of biological organization। इसमें 4 levels होती हैं। पहला ऑर्गेनिज्म, उसको मिलाकर जब पॉपुलेशन बनती है, फिर सारी पॉपुलेशंस मिला के जब कम्युनिटीज़ बनती हैं और कम्युनिटीज़ मिला के बायोम्स बन जाते हैं। हम इस चैप्टर में इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक और पॉपुलेशन लेवल पर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction। यानी इकोलॉजी जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखते हैं तो वो होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो है वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करके सर्वाइव कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis causes annual variations in the intensity and duration of temperature resulting in distinct season। यानी हमने पढ़ा है हमारा planet रोटेट करता है, हमारा टिल्टेड रहता है एक्सिस से, हमारा टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज होता रहता है और सीजन्स बदलते रहते हैं। These वेरिएशन, अगर इन वेरिएशंस को हम एनुअल वेरिएशंस के साथ में प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो सब मिलाकर देखें तो इससे बनते हैं हमारे मेजर बायोम्स जो कि होते हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। जैसे कि ये डायग्राम दिया है, ये डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। Regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of habitat। इससे बहुत सारे वेरिएशन से बहुत हैबिटेट्स बन जाते हैं। मेजर बायोम्स हमने ऊपर वाले ग्राफ में देखे हैं। ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। यानी कि लाइफ जो है वो सिर्फ कुछ हैबिटेट्स में नहीं होती है जबकि कुछ एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी होती है। स्क्रॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, यानी जो राजस्थान का डेजर्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, यानी जो मेघालय के जंगल हैं जो पूरे टाइम बारिश के पानी से ढके रहते हैं। डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन जहाँ पे पूरे टाइम बर्फ गिरती है। हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी के फव्वारे होते हैं, या स्ट्रिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। इवन अवर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी बहुत 100 टाइप्स के माइक्रोब्स रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। यानी 4 सबसे मेन होते हैं, एक तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली।
यानी सिर्फ इनकी वजह से हैबिटेट नहीं बनता है, और भी चीज़ें रहती हैं। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। क्या क्या हो सकता है नॉन लिविंग? एयर नॉन लिविंग होती है, हम बेंचेस पे बैठे हैं नॉन लिविंग है, पर है तो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा, ठीक। फिर होते हैं बायोटिक। बायोटिक जैसे तुम सब बैठे हो, तुम लिविंग हो, ठीक है, चिड़िया उड़ेगी वो लिविंग रहेगी, सब बायोटिक हो गए। तो दोनों टाइप से हमारी चीजें बनती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गया? पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच विद दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। यानी बायोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमारा रोज कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहता है। वी अज्यूम दैट ओवर a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उसने इवॉल्व करा है और अब वो अडेप्ट करना सीख गया है हर टाइप के इन्वायरमेंट में, ठीक। अब एक साइड में लाइन लिख लो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस from equator towards the pole in a wide range of temperatures, they are called eurythermal। इसको अंडरलाइन करो। कुछ फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हर तरीके के टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूरीथर्मल। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज में ही रह पाते हैं, जिन्हें हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितना टेम्परेचर वो सह पाएंगे उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो कौन से एरिया में रह सकते हैं। अगर वो बहुत कम टेम्परेचर के लिए बने हैं तो वो पोलर एरियाज में रहेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। अगर वो तेज ज़्यादा टेम्परेचर के लिए तो वो डेजर्ट में रहेंगे, या फिर अगर वो सब पे अडेप्ट कर सकते हैं तो वो बीच के एरियाज में रहेंगे जहाँ पर हर तरीके का सीजन आता जाता रहता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट? In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? कुछ टाइम में क्या हुआ है, ग्लोबल हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पॉल्यूशन की वजह से। तो जो पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं यानी जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक। अब क्योंकि वो पिघल रहे हैं तो उनका पानी भर रहा है सब जगह पर। अब जो एरियाज ऐसे हैं जो पहले से ओशियन के पास में है, तो नेचर और प्रॉपर्टी होती है सॉइल की अलग अलग। सबसे पहले कैसे क्लाइमेट में वो बना है, उसकी वेदरिंग की प्रोसेस कैसे हुई है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड है, सेडिमेंट्री है। क्या होता है इसका मतलब, सॉइल पता है कैसे बनता है, धीरे धीरे वेदरिंग की प्रोसेस से बनता है। वेदरिंग का प्रोसेस मतलब बहुत हजारों साल में पत्थर जो रहता है वो धीरे धीरे टूटता है और उससे मिट्टी बनती है। जो रेत होता है या मिट्टी होती है वो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, ठीक। तो 2 टाइप का होता है, एक जो किसी नदी के किनारे बन जाता है वो वहीं का होता है सेडिमेंट, एक होता है जो कहीं पर बनता है फिर पानी से ट्रांसपोर्ट होकर किसी और जगह पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक। और ये जो पत्थर टूटने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं वेदरिंग। तो इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ग्रेन साइज कितना है यानी कितनी मोटी है मिट्टी जो बनी है, फिर एग्रीगेशन डिटरमाइंस द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी इससे पता चलता है कि कितना पानी पकड़ पाएगा, ठीक है। अगर इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो इसमें बहुत सारा पानी स्टोर हो जाएगा, पार्टिकल्स बड़े हैं तो उसके बीच में से पानी निकल जाएगा। These characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area। तो इन सब चीज़ों से फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स उग पाएंगे। अगर कोई पौधा है जिसको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे उस मिट्टी में लगाएंगे जो ज़्यादा देर तक पानी पकड़ के रख सकते हो। अगर पानी बह जाएगा तो वो पौधा सूख जाएगा। तो इससे वेजिटेशन भी डिटरमाइन करते हैं क्या कहाँ पर उगा सकते हैं। इसी बेसिस पर कुछ और